हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी ट्रिपल एस बी टी जी टी एस एस टी। आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास पॉलिटी एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को डिस्कस किया। हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति, यानी कि जो चुनाव से संबंधित यानी इलेक्शन से संबंधित राजनीति है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 2016 में 67th रिपब्लिक डे मनाया गया, यानी 67वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2016 में। हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए 1987 में। हम उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। 1982 यानी 82 से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का शासन था 1982 से। और 1982 में जो रूलिंग पार्टी थी वो तो कांग्रेस थी, और विपक्ष में थे देवीलाल। और देवीलाल ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था न्याय युद्ध। और देवीलाल की पार्टी का नाम था लोकदल पार्टी। लोकदल पार्टी का गठन किया था देवीलाल ने 1982 में। ये विपक्ष की पार्टी में मौजूद थे। और इन्होंने देवीलाल ने किसानों से ये वायदा किया था कि कि वो अगर उनकी सरकार बन जाती है इस बार, तो वो जो सबसे पहला काम करेंगे वो किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ करेंगे। अगर जनता उनको वोट देती है और उनकी सरकार बनती है, तो वो सरकार में आते ही सबसे पहला काम किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ करेंगे। ये देवीलाल ने जनता से वायदा किया था। जो ये इलेक्शन हुआ 1987 का, इसमें लोकदल को अकेले 60 सीट मिली। हमारी जो हरियाणा विधानसभा है उसमें टोटल सीट 90 है। उसमें से 1987 के इलेक्शन में लोकदल को 60 सीटें मिली। और लोकदल ने देवीलाल के नेतृत्व में 4 वर्षों तक शासन किया। और 1982 से कौन सी पार्टी थी? वो थी कांग्रेस पार्टी। लोकदल को अकेले तो 60 सीट मिली, और लोकदल और उसके सहयोगी पार्टियों को टोटल सीट मिली 76, यानी कि 76 सीट आउट ऑफ 90। और कांग्रेस को 1987 के इलेक्शन में मिली 5 सीट। 1987 के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन था वो हुआ 1991 यानी 1991 में। और इसमें दोबारा से कांग्रेस ने इलेक्शन जीत लिया। 1982 में भी कांग्रेस थी, लेकिन जब 1987 में इलेक्शन हुआ तो पार्टी बनी थी देवीलाल की लोकदल। लेकिन फिर 1987 के बाद जो 1991 में जो इलेक्शन हुआ उसमें दोबारा से कांग्रेस शासन में आ गई, सत्ता में आ गई। अब हम चुनाव की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल दें। यानी कि नियमित अंतराल, यानी कि एक फिक्स टाइम होता है कि इतने ईयर बाद हमारे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे और जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेगी। और अगर इच्छा हो तो नेक्स्ट इलेक्शन है जो, या जो उन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर वो ढंग से काम नहीं करते या जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं करते, तो जनता उनको बदल भी सकती है। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ है, उसको उपचुनाव कहते हैं। इससे पहले हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी? चुनाव की। अब हम पढ़ते हैं उपचुनाव की डेफिनेशन। इसमें ये होता है कि कई बार ऐसा होता है एक क्षेत्र में जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से कोई पद खाली हो जाता है, उसके लिए चुनाव करवाए जाते हैं, इसको बोलते हैं उपचुनाव। जो लोकसभा चुनाव है, जो लोकसभा है उसमें अब 543 यानी 543 निर्वाचन क्षेत्र सीट है। और
एक अमेंडमेंट के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन सीट्स होती थी हमारी लोकसभा में, अब वो जो नॉमिनेट किए जाते थे एंग्लो इंडियन, अब उनको वो जो प्रोविज़न है वो हटा दिया गया है। अब जो लोकसभा की टोटल सीट्स है वो 543 हैं। पंचायत है जो, जैसे जो ग्राम पंचायत है वो कई वार्डों में विभाजित होती है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। जनवरी 2019 को लोकसभा की ये हमारी लोकसभा की कुछ सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं यानी आरक्षित होती हैं, जिनमें 84 सीट 84 सीट तो होती हैं एससी की और 47 सीट्स होती हैं एसटी यानी आदिवासी समूहों की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और एससी की फुल फॉर्म होती है शेड्यूल्ड कास्ट। ये जो सिचुएशन है ये 26 जनवरी 2019 की है और जिसमें 84 सीट्स एससी कैटेगरी के लिए और 47 सीट्स एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उसकी फर्स्ट, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। जो पहली शर्त है वो है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलना, यानी कि सब पूरी जनता को ये हक है कि वो अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं, यानी कि सबको वोटिंग राइट्स हैं। अपराधियों व दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही। हर चुनाव से पूर्व वोटर लिस्ट को सुधारा या पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। पाँच और इलेक्शन होते हैं 5 वर्ष में। 5 वर्ष में हर बार इलेक्शन से पूर्व जब इलेक्शन की जो तैयारियां की जाती हैं उसमें ये स्टेप भी इंक्लूड होता है कि वोटर लिस्ट को सुधारा जाएगा। फोटो पहचान पत्र है जो, वो यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं है। वोट देने के लिए वोटर्स राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं उनमें वास्तविक विकल्प तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश नहीं होगी, यानी कि सब लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनकी कोई उन पे कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी होगी कि या सिर्फ अमीर लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर जो पुरुष हैं वो अ, या सिर्फ जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उच्च जाति के लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि जो समाज में जो ताकतवर वर्ग है, जो संपत्ति है जिसके पास, सिर्फ वो ही इलेक्शन नहीं लड़ सकता। डेमोक्रेसी का मीनिंग यही है कि सब लोग अपनी पसंद के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो जब वो एलिजिबिलिटी उनके अंदर आ जाएगी, यानी कि वो जो फिक्स्ड जो डिसाइड की गई है जो एज और अ, उस एज को और कुछ योग्यताएं जब वो प्राप्त कर लेंगे तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। कैंडिडेट या उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम उम्र है वो होती है 25 वर्ष लोकसभा के जो सदस्य बनने के लिए। और जो पार्टी के मनोनयन के लिए टिकट दी जाती है, सभी जो जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको टिकट दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कैंडिडेट से एक घोषणा पत्र भरवाने की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। कुछ ब्यौरे देते हुए उनको एक वैधानिक घोषणा करनी होती है, जैसे उनको अगर उन पे कोई गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस उन पे चल रहा है, या कैंडिडेट व उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति व देनदारियों का ब्यौरा, यानी कि उनकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है और उनकी देनदारियों का जो रिकॉर्ड है, उस कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके साथ साथ उसके सदस्यों की भी ये सारी डिटेल्स हैं वो अ, उसका एक रिपो उसकी लिस्ट बना के दी जाती है इलेक्शन कमीशन को। और उस कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब क्या है, ये सब कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको घोषणा पत्र भरवाया जाता है उससे ये।
ये 3 चीज़ें, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने यानी कि कौन-कौन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी लिस्ट, फाइनल लिस्ट और उनकी फाइनल लिस्ट की घोषणा होने और वोटिंग की तारीख के बीच यानी कि जिस दिन वोटिंग करवाई जाएगी उससे इन दोनों चीज़ों के बीच 2 हफ्ते का जो समय है वो चुनाव प्रचार के लिए होता है। चुनाव प्रचार के लिए 2 हफ्ते का समय होता है। जब वोटर्स जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनकी फाइनल लिस्ट बना ली जाती है और जिस दिन इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं इन इस समय के बीच 2 हफ्ते का जो समय है वो चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है कैंडिडेट्स को। इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी, उन्होंने 1971 में यानी 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। जो जयप्रकाश नारायण हैं वो जनता पार्टी के थे। उन्होंने 1977 यानी 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने और लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जो वामपंथी दल है यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने 1977 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक नारा दिया था जमीन जोतने वाले को यानी कि जो जमीन जोतेगा यानी कि जो जमीन पे काम करेगा जो खेती करेगा जमीन उसकी उसको उस जमीन का हक मिलेगा यानी कि वो जमीन उसी के नाम कर दी जाएगी। 1983 में आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के लीडर एनटी रामाराव ने एक नारा दिया था तेलुगु स्वाभिमान। तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था एनटी रामाराव जो कि आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी से संबंधित है 1983 में। अगर कोई कैंडिडेट जो हमने ऊपर बात करी थी कि उनकी 3 कंडीशंस होती हैं, उनको इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड और अपनी प्रॉपर्टी ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देनी होती हैं। अगर कोई कैंडिडेट इनमें दोषी पाया जाता है तो और वो चुनाव जीत जाता है तो चुने जाने के बाद बावजूद भी उसका जो चुनाव है वो रद्द घोषित किया जा सकता है। और ये फ्रेंड्स ये हमें अपडेट करने होंगे 2 फैक्ट्स कि लोकसभा चुनाव का मिनिमम खर्च कितना होता है और जो और जो विधानसभा चुनाव है उसका कितना खर्च होता है ये हमें अपडेट करने पड़ेंगे। चुनाव का जो आखिरी चरण होता है लास्ट जो फेज होता है वो होता है वोटिंग। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी यानी कि जो किसी पार्टी से संबंधित पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है वो निर्दलीय हैं वो उनको भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है यानी कि जो वोटिंग काउंट की जाती है वो एक ही दिन की जाती है एक ही डेट पे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में। चुनाव आयोग को न्यायपालिका के समान आज़ादी प्राप्त है यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको जुडिशरी की तरह फ्रीडम मिली हुई है और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन जो कमिश्नर है वो राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद वो प्रेसिडेंट या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता वो फ्री होते हैं अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं यानी कि जब इलेक्शन चल रहा है तो जो जो अधिकारी
इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात हैं इलेक्शन के समय, वो गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। उस समय पे वो इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करते हैं। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं। ये चुनाव अधिकारियों का राइट है। पिछले 50 वर्षों में ये एक सर्वे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया था कि पिछले 50 वर्षों में यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे वोटिंग परसेंट गिरा है, यानी डिक्रीज हुआ है वोटिंग परसेंट। लेकिन भारत में या तो स्थिर रहा है या फिर ऊपर हुआ है। और इन कंपैरिजन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वोटिंग परसेंट या तो वोटिंग परसेंट गिरा है, कम हुआ है। अमेरिका में मौजूद मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। अमेरिका में जो मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो शायद ही कभी चुनाव हारता है। अब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा की सीट्स हैं, वो हमें याद करनी है। और जो पंचायती राज है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं? 29 सब्जेक्ट्स, यानी 29 विषयों पर ये पंचायती राज के पास हैं, जो कि पंचायती राज की ड्यूटीज हैं। और वो इनके मामलों को देखता है। जो सरपंच है और जो पंचायत है, वो इन 29 विषयों पर कार्य करते हैं। अब जो लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट हमें याद करनी है। जो सबसे ज्यादा, जो लोकसभा सीट जो सबसे ऊपर वाले 5 राज्य हैं, उनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक का नाम है यूएमपी बीटी। यूएमपी बीटी। यू से है हमारा यूपी, और एम से है हमारा महाराष्ट्र। एम से है हमारा महाराष्ट्र, और पी से है हमारा पश्चिम बंगाल, और बी से है हमारा बिहार, और टी से है हमारा तमिलनाडु। यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, और पी से है हमारा पश्चिम बंगाल, और बी से है हमारा बिहार। यानी कि ये एक ट्रिक है कि लोकसभा सीट है वो सबसे ज़्यादा है यूपी में है हमारी 80 सीट, और महाराष्ट्र में है हमारी 48, पश्चिम बंगाल में है हमारी 42, और बिहार में है हमारी 40, और तमिलनाडु में है 39। अब हम इसको नीचे से भी याद कर सकते हैं, जैसे 39, 40, 42, 48 और 80। अब इन दोनों में है 1 का डिफरेंस, इन दोनों में है 2 का डिफरेंस, इन दोनों में है 6 का डिफरेंस, और इनका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो ये नीचे वालों को हम इजीली याद कर सकते हैं कि यू एम पी बी टी। यूएमपीबीटी ये एक ट्रिक है यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु की लोकसभा की सीट्स को याद रखने के लिए। ऊपर से है हमारी 80, 48, 42, 40 और 39, और नीचे से हैं 39, 40, 42, 48 और 80। ये लोकसभा की सीट को याद करने की ट्रिक है। लोकसभा के साथ साथ हमें राज्यसभा, विधानसभा की भी सीट्स को याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें सरकार ने 3500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये एक फैक्ट है। कितने खर्च किए थे? 3500 करोड़ 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2005 में जो फ्रांस से 2005 में फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया था भारत सरकार ने। कब? 2005 में फ्रांस से।
6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया गया था। 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल करवाए गए थे। कब? 2010 में। अब एक ये जिला है, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक से संबंधित है। यहाँ पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये एक एमपी हैं, रहे हैं। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे बिलोंग करते हैं कर्नाटक के गुलबर्गा जिले से। अब कुछ आचार संहिता जब लग जाती है तो उसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कुछ मनाही होती है कि वो उसके बारे में हम जानते हैं। जो फर्स्ट है कि हम धर्म स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे। जो धार्मिक स्थल है, चुनाव प्रचार वहाँ जाके उस जगह का इस्तेमाल करके नहीं किया जाएगा। सेकंड है, जो सरकारी वाहन है, विमान है, अधिकारियों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। बड़ी योजना का शिलान्यास, नीतिगत फैसले, लोगों को सुविधाएं देने के वायदे नहीं किए जाएंगे। यानी कि जब आचार संहिता लग जाएगी तो कोई भी कैंडिडेट है वो जनता को लुभाने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी घोषणा या वायदे नहीं करेंगे कि जब हम इलेक्शन, हमें वोट दो, हम इलेक्शन में जीत जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, या हम ये बड़ी पॉलिसी लेकर आएंगे। तो ऐसी वायदे आचार संहिता लगने के बाद कोई भी कैंडिडेट या पार्टी नहीं करेगी। हमारा थर्ड चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने फोर्थ चैप्टर पे, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एक एक्ट बना था जिसमें कि 27% रिजर्वेशन दिया गया था सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को सरकारी पदों और सेवाओं में। ये इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि ये जो 13 अगस्त 1990 को कार्यालय ज्ञापन ने कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव, यानी कि जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है, उन्होंने साइन किया था। ये ओएम नंबर या एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ओएम नंबर तो नहीं पूछा जाता, आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन बस ये इंफॉर्मेशन के लिए है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होके कोई भी एक्ट या कोई भी जो नया कानून है वो बनता है। कि ये जो कि ये पूछा जा सकता है कि किसी विषय पे, किसी सब्जेक्ट पे लॉ मेकिंग का जो कार्य है वो कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ये ओएम नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था किसको? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को सरकारी पदों और सेवाओं में। ये जो साइन किया गया था ना, ये जॉइंट सेक्रेटरी थे एक कौन से विभाग के? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक जॉइंट सेक्रेटरी ने। और ये जो विभाग था, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है? कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पीएम की सिफारिश पर जो प्रेसिडेंट है वो मंत्रियों को नियुक्त करता है। अब ये कई बार पूछा जाता है कि मिनिस्टर्स की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? पीएम की सिफारिश पर। जो हमारा दूसरा पिछड़ी जाति आयोग बना था, यानी कि बैकवर्ड क्लास कमीशन, उनके वेलफेयर के लिए जो दूसरा बना था वो बना था 1979 में, यानी कि 1979 में। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मंडल आयोग। और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, और इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी 1980 में। ये बना कब था? 1979 में। फ्रेंड्स, इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि जो मंडल आयोग है वो कौन से आयोग को कहा जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। ये कहा जाता है हमारा जो जो सेकंड जो हमारा जो सेकंड
पिछड़ी जाति आयोग है उसको कहा जाता है मंडल आयोग। सेकंड जो कमीशन था उसको, और इन्होंने अपनी, इसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल, और इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी 1980 में। जो 1989 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जनता दल की सरकार बनी थी और वीपी सिंह इसमें पीएम बने थे। कौन बने थे, वीपी सिंह। और राष्ट्रपति भाषण के जरिए वीपी सिंह ने पीएम बनने के बाद मंडल रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की थी और 6 अगस्त 1990 को जो मंडल रिपोर्ट है उसको लागू करने का निर्णय किया गया था, यानी फॉर्मल डिसीजन किया गया था 6 अगस्त 1990 को। अब हम एक केस के बारे में पढ़ेंगे, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 11 सबसे जो सीनियर जजेस थे उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और 1992 में बहुमत से ये फैसला दिया था कि भारत सरकार ने जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया है, 27% जो आरक्षण दिया है वो अवैध नहीं है, वो वैध है। इंदिरा साहनी ने उस 27% रिजर्वेशन के हक में फैसला दिया था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो ओबीसी के जो अच्छी स्थिति वाले लोग हैं, यानी कि जो क्रीमी लेयर है, जिन जिनको कई पीढ़ियों से जो रिजर्वेशन मिल रहा है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जो लोग जो सच में जो डिजर्व करते हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन और अ, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं एजुकेशनली, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो पीएम और कैबिनेट है वो इम्पोर्टेंट नीतिगत फैसले करती है। जो नौकरशाह हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो मिनिस्टर्स द्वारा जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। और जो संसद की इसमें डेफिनेशन दी गई है कि संसद किसको बोलते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा, यानी कि नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो राज्य स्तर पर जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा। और जो राष्ट्रीय सब लेवल पे है, नेशनल लेवल पे बोलते हैं संसद, और जो राज्य स्तर पे है उसको बोलते हैं विधानसभा। जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इसको अपर हाउस भी कहा जाता है, ये इसके नाम है। और जो लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस। जो सामान्य कानून के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ होता है या अमेंडमेंट होता है तो उसके बारे में उससे रिलेटेड संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। आधे से अधिक लोकसभा सदस्य अगर ये बोल दें कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर विश्वास नहीं है, तो पीएम समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। सरकार यानी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको लागू करते हैं, कार्यपालिका। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है वो जनता द्वारा कुछ खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को कहा जाता है, यानी कि कुछ उनका फिक्स टाइम पीरियड के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा, उसको बोला जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और जो ये और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि स्थायी कार्यपालिका, वो बोला जाता है सिविल सर्वेंट्स को, जो कि एग्जाम क्लियर करके सिलेक्शन लेते हैं। अब जो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स है, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि विशेषज्ञ होते हैं। वो पॉलिसीज
वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको रास्ता बताते हैं, लेकिन जो निर्वाचित मंत्री हैं, जो इलेक्टेड जो मिनिस्टर्स हैं, वो उनका व्यापक नज़रिया होता है, उनको जनता चुनती है, तो वो एक व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो रास्ता बताते हैं। जो पीएम है वो सबसे इम्पोर्टेंट राजनीतिक संस्था होती है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है वो पीएम होता है। और पीएम के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करते हैं। पीएम का कार्यकाल तय नहीं होता, वो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक वो पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रेसिडेंट पीएम की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो। मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर एमपी चुना जाना जरूरी है। मंत्री परिषद सभी मंत्रियों के निकाय का सरकारी नाम होता है, जो जिसमें सभी मिनिस्टर्स होते हैं उसको बोला जाता है मंत्री परिषद। और इसमें मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं। और जो ये मिनिस्टर्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं। इनको प्रमुख मंत्रालय जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके प्रभारी इनको बनाया जाता है। मंत्री परिषद का ये शीर्ष समूह होते हैं, यानी सबसे सीनियर होते हैं ये। और ये करीब 25 मंत्री होते हैं। कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। अब सेकंड टाइप के जो मंत्री हैं वो हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, यानी कि जब इनको इनवाइट किया जाता है तब स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जो मीटिंग्स हैं कैबिनेट की उनमें भाग लेते हैं। थर्ड हमारे टाइप है राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों के हेल्पर होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के हेल्पर होते हैं राज्य मंत्री। और जो संसदीय लोकतंत्र है ये सरकार का कैबिनेट रूप है, यानी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में कुछ सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जो कि जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं और वो फैसला करने का काम करते हैं। फै, फैसला करने के लिए मंत्री को ज़रूरी सूचना मुहैया कराते हैं, यानी डिसीजंस लेने के लिए जो मिनी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं सिविल सर्वेंट्स। और जो जो कैबिनेट सचिवालय है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो एक टीम के रूप में कैबिनेट की मदद करता है। जो पीएम है वो सरकार का प्रमुख होता है और जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र अध्यक्ष होता है। ऐसी व्यवस्था भारत में है कि जो पीएम है वो तो सरकार का प्रमुख है और जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का अध्यक्ष है। लेकिन जो अमेरिका है उस जो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी राष्ट्रपति है, अध्यक्षीय प्रणाली है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो ही सरकार का प्रमुख है और प्रेसिडेंट ही राष्ट्र का अध्यक्ष है। जब पीएम अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में जो सबसे प्रभावशाली संस्था है वो है कैबिनेट। जो संसदीय लोकतंत्र है यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप है, यानी कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो पीएम है वो पार्टी के जरिए कैबिनेट व संसद को नियंत्रित करने लगा है। राष्ट्रपति का इलेक्शन एमपी प्लस एमएलए मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति को कौन इलेक्ट करते हैं? एमपी और एमएलए। भारत के रक्षा बलों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो होता है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी शपथ दिलवाई थी शपथ दिलवाई थी प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी को शपथ दिलवाई थी सबसे पहले 26 मई 2014। फिर 2014 के बाद जब
उन 2019 में इलेक्शन हुए, फिर 2019 के बाद अभी 2024 में इलेक्शन हुए, तो उन सब में 3 बार जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है देश में सुप्रीम कोर्ट। जो न्यायपालिका है वो देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से अ, अ, उनको उनको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो जो हमारी न्यायपालिका है, जो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे हाई लेवल पे है सभी न्यायपालिकों के ऊपर। जो सीजीआई है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है, उसमें वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उन दोनों को संविधान की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। जुडिशियल राइट जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है, फ्रेंड्स इसमें डाउट है कि हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है या नहीं, ये हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट एक्शंस पे जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, ये ऐसा प्रोविज़न होता है जनहित याचिका में। जनहित याचिका को बोलते हैं पीआईएल, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल। इसमें क्या होता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित को किसी चीज़ से ठेस पहुंच रही है, तो हम उसके लिए अदालत में जाया जा सकता है। जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर थे, जो कि 25 जुलाई 2017 को चीफ जस्टिस बने थे, उनको शपथ दिलवाई थी रामनाथ कोविंद ने। यूएसए में जजेस को राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना आम बात है। यूएसए में जजेस को अगर कोई किसी पार्टी से एफिलिएटेड है या किसी आइडियोलॉजी से एफिलिएटेड है तो उसको इलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट राष्ट्र का अध्यक्ष व सरकार का मुखिया होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो वो राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का मुखिया होता है। डायरेक्ट इलेक्शन हाँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो राष्ट्र और सरकार के दोनों के मुखिया होते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है। और जो लॉ मेकिंग का कार्य है अमेरिका में वो करती है विधायिका, जिसको कांग्रेस बोलते हैं। और जो प्रेसिडेंट है उसके पास वीटो पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास होती है वीटो पावर, और जो कानून को रोक सकता है, कानून बनने से कोई भी प्रेसिडेंट बनने के लिए कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती, यानी जो लेजिस्लेचर है उसके समर्थन की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो उसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल होता है 4 साल, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी राष्ट्रपति प्रणाली है। अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है, यदि वो कांग्रेस में उसकी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत नहीं है तो। ब्रिटेन और भारत में जो संसद है वो सर्वोच्च है, ब्रिटेन और भारत में, इसलिए यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। और कहाँ पे? ब्रिटेन और भारत में। और अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो विधायिका है
वो कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है विधायिका के पास। जो कार्यालय ज्ञापन है वो सरकार के फैसले या नीति के बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र है। यानी कि जो एक कोई अधिकारी होता है वो एक पत्र जारी करता है सरकार के फैसले या नीति के बारे में, जिसको कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। 2005 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो थे बुश। 2005 में, अब ये कार्यालय ज्ञापन में हमने अपना चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, जो कि 27% रिजर्वेशन से रिलेटेड था। देखिए जैसे ये कार्यालय ज्ञापन हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये कि कौन से मंत्रालय के कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय के एक विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सेक्रेटरी ने ये साइन किया था। तो ये कार्यालय ज्ञापन की डेफिनेशन थी कि ये सक्षम अधिकारी द्वारा जो सरकार के फैसले या नीति है उसके बारे में एक पत्र जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं कार्यालय ज्ञापन। अब हम आते हैं अपने 5th चैप्टर पे, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बुनियादी तत्व होते हैं। जैसे फर्स्ट है, निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाना जरूरी होता है। यानी कि निर्धारित अवधि में जो टाइम फिक्स किया गया है कि इतने साल में, जैसे भारत में है 5 साल में इलेक्शन करवाए जाते हैं। निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक सरकार काम करती हो और डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स हो, यानी नागरिकों को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होते हैं इसमें। गुआंतानामो बे एक क्यूबा के निकट एक स्थित एक टापू है, यानी आइलैंड है, और यहाँ पे अमेरिकन नौसेना का कब्जा है। और 11 सितंबर 2001 को जो हमले हुए थे, जो यूएसए में जो WTO पे, उसके आरोपियों को, जो कि लगभग 600 आरोपी हैं, यहाँ पे रखा गया है। कहाँ पे? गुआंतानामो बे, जो क्यूबा के निकट एक आइलैंड है। अब एक कोसोवो एक जगह है, कोसोवो, ये पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत है और पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग यहाँ पे बहुत, जो मेजोरिटी में है वो है सर्ब लोग। कहाँ पे? कोसोवो में। और उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने चुनावों में जीत हासिल की थी और अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं। ये बात किसने कही? जो उग्र, जो जो रेडिकल, जो नेशनलिज्म सर्ब कम्युनिटी के हैं मिलोशेविक, इन्होंने जो अल्बानियाई जो माइनॉरिटी में थे, कहाँ पे? कोसोवो की बात चल रही है ये। और कोसोवो क्या है? यूगोस्लाविया का, पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत है। इसने अल्बानियाई माइनॉरिटी को कहा कि या तो ये देश को छोड़ के चले जाएं या फिर सर्बों का डोमिनेंस स्वीकार कर लें, उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लें। अप्रैल 1999 में अप्रैल 1999 में एक नरसंहार हुआ सेना के द्वारा अल्बानियाई लोगों के साथ, और अल्बानियाई माइनॉरिटी में थे कोसोवो में। और मिलोश इसमें मिलोशेविक की सत्ता चली गई। इसके बाद, नरसंहार के बाद, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। किसके खिलाफ? जो उग्र, जो रेडिकल नेशनलिज्म सर्ब कम्युनिटी के थे मिलोशेविक, इनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और क्यों? क्योंकि इन्होंने अप्रैल 1999 में अल्बानियाई माइनॉरिटी के साथ हिंसा करवाई, उनका जनसंहार करवाया। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, समाज व सरकार से दावा है। यहाँ राइट्स होते हैं जो हमारे अधिकार, उसकी डेफिनेशन दी गई है। और अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति दावा ना करता हो, पूरा समाज दावा करता हो। हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए, रैशनल भी होने चाहिए। यानी ये नहीं हम ये बोले कि हम जो हम किसी का मर्डर करेंगे, हमें ये अधिकार चाहिए कि हम किसी का मर्डर करने के बाद जेल में भी नहीं जाएंगे। तो ये जो दावा है ये गलत है, ये रैशनल नहीं है कि हर
तार्किक होने चाहिए और हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो, यानी कि इक्वल राइट्स जो दे सकते हैं उन्हीं वही रैशनल होते हैं। हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का दावा करेंगे, का सम्मान करेंगे, यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोई राइट दिया गया है, वोटिंग राइट, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी दिया जाएगा। कि ये नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति पावरफुल है किसी भी मायने में, यानी किसके पास फिजिकल पावर है या किसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है या कोई और कोई अपर कास्ट का है तो उसको ज़्यादा राइट्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, यानी रैशनल क्लेम्स हैं, जो कि इन्हें समाज से स्वीकृति प्राप्त होती है और अदालतों द्वारा इनको क्या दी जाती है, अदालतों द्वारा मान्यता दी जाती है। 1999 में एक पत्रकार थे पी साईनाथ, इन्होंने दलितों एक लेख लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था दलितों के खिलाफ बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर। इन्होंने एक लेख लिखा था, ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो समानता है वो हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना है। हर आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उस उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपना जो वो जिस तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है उसको इसका मौका देना समानता कहलाता है। आरक्षण, अब आरक्षण क्या है हम इसके बारे में जानते हैं कि अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर दिया जाता है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिसको आरक्षण कहा जाता है। जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता। ये किसमें है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये बात मेंशन है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले, आंध्र प्रदेश है जो, वहाँ पे तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, लेकिन तेलुगु बोलने वाले कर्नाटक में माइनॉरिटी हैं। अब वैसे ही जो पंजाब है उसमें सिख हैं, वो मेजोरिटी में है, लेकिन जो राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में जो सिख हैं वो माइनॉरिटी में है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एक जगह पे, लोकेशन पे एक भाषा या धर्म के जो लोग हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, दूसरी लोकेशन में वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। अभी जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यानी आर्टिकल जो 32 है हमारा, जो हमारा आर्टिकल 32 है, उसको जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था आर्टिकल 32 को, किसने, डॉक्टर अंबेडकर ने। अब जो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन और आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, इसको प्रेस की स्वतंत्रता का ये विस्तार है, प्रेस की स्वतंत्रता का विस्तार है, और ये फंडामेंटल प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार में ही ये आरटीआई और आरटीई इंक्लूड है, और ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का विस्तार है, विस्तार करके ये अधिकार दिए गए हैं। अभी जो संपत्ति रखने का अधिकार है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, और वोटिंग राइट है, वोट देने का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और जो संपत्ति रखने का अधिकार है वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन जो 44th अमेंडमेंट हुआ, जो 44th अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ, 1978 में, इसके द्वारा जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी राइट है उसको मौलिक अधिकार से हटा के संवैधानिक अधिकार में इंक्लूड कर दिया गया है।
अब कुछ सिटीजन राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट जो राइट वहाँ पे कुछ नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। नागरिकों व उनके घर की तलाशी नहीं ली जा सकती। फोन टैप नहीं किए जा सकते। लेटर्स को खोल कर नहीं पढ़ा जा सकता। सेकंड है, ये तो था राइट टू प्राइवेसी। अब है पर्यावरण का अधिकार, यानी पर्यावरण का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल न हो। जो नागरिकों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ या कुशल कुशल क्षेम, यानी कि उनके अच्छे उनका उनके कुछ उनके खिलाफ, यानी कि कुछ ऐसा ना हो कि उनके साथ बुरा हो, तो वो होता है पर्यावरण का अधिकार। पर्याप्त आवास, यानी कि उनको घर देने का राइट है, उन सबको घर दिए जाएंगे। हेल्थ सर्विसेज, भोजन पानी तक पहुंच होगी, उनकी एक्सेस होगी। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि इमरजेंसी में अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तो उनको वो नहीं दिया जा सकता, तो उनको इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया ये एक स्वतंत्र आयोग है। ये सरकार से स्वतंत्र है, किसकी तरह, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की तरह। और इसके जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। खुद किसी को सजा नहीं दे सकता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। सजा देने की जो जिम्मेदारी है वो है कोर्ट की, यानी न्यायालय की। अब इसके कुछ राइट्स हैं, कैसे, जैसे कि चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है कौन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अब आप लोगों को ये गूगल पे सर्च करना है कि कितने राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग है, और आपको ये कमेंट में लिख कर बताना है। आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कुछ राइट्स हैं, जैसे लेकिन इसकी इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है। ये जो हमारे एचटेट है, जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स पर इंटरनेशनल प्रतिज्ञा पत्र है, कि इसमें क्या है कि ये कुछ अधिकारों के बारे में बताया गया है कि ये नागरिकों को दिए जाने चाहिए, लेकिन इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है। फर्स्ट है काम करने का अधिकार, यानी कि रोजगार सबको मिलेगा। एजुकेशन, शिक्षा सबको मिलेगी। हेल्थ यानी स्वास्थ्य है। सामाजिक सुरक्षा व बीमा, समुचित जीवन स्तर जीने, काम करने के सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार, और मजदूरों को उचित मजदूरी, यानी कि जहाँ पे जो वर्क प्लेस है वो सेफ होगा, और मजदूरों को उचित मजदूरी दी जाएगी। फ्रेंड्स, अपनी इस क्लास में हमने जो 9th क्लास है उसका 3rd, 4th और 5th 3 चैप्टर हमने डिस्कस किए। हमने इस चैनल पे जो 6th, 7th, 8th और 9th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी को हमने डिस्कस किया है। हम 12th तक की सारी एनसीईआरटीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।